हेलो फ्रेंड्स, पहल क्लासेस बीएनएस में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राजनीतिक विचारकों की श्रृंखला में हम लोग मानववादी चिंतकों को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में नौ मानववादी विचारक एम.एन. रॉय के बारे में देखा है कि उनका जीवन चरण कैसा रहा, जीवन की प्रक्रिया कैसे रही। चूँकि हम लोगों ने देखा था उनका जीवन चरण 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन करने का मतलब एक दृष्टिकोण है जिसमें उग्र राष्ट्रवादी के रूप में प्रथम चरण में आते हैं, द्वितीय चरण में वो मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित होते हैं और थर्ड चरण जो है उनका वो नव मानववाद से प्रेरित है। तो आज के जो वीडियोस है सेकंड पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि उनका नव मानववाद क्या है, गांधी, मार्क्स और लोकतंत्र पे उनकी क्या आलोचनाएं रही हैं या उनका क्या विचार रहा है। तो शुरुआती में जैसे हम लोग देखें कि इनका जो विचारात्मक यात्रा रही है वो समय समय पर बदली है। शुरू में तो राष्ट्रवाद एकदम उत्कट राष्ट्रवादी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण ये जो राष्ट्रवादी विचारधारा रही उसको छोड़ते हुए ये मार्क्सवाद को अपनाते हैं। तो मार्क्सवाद में जब हम इनके विचार को देखते हैं तो एम.एन. रॉय और मार्क्सवाद में क्या रीज़न है, एम.एन. रॉय और मार्क्सवाद में क्या रिलेशन है, उसको देखने का प्रयास हम करते हैं। तो शुरुआत में जब हम लोग देखते हैं कि मार्क्स चूँकि मैक्सिको में जब जाते हैं तो वहाँ पे इनकी मुलाकात बोरोडिन साम्यवादी नेता माइकल बोरोडिन से होती है। उसी से ये प्रभावित होकर के साम्यवादी चिंतन या मार्क्सवाद की तरफ आकर्षित होते हैं। फिर उसके बाद वहीं पर उसके बाद ही इनका विचार बदला है। हम लोग देखते हैं कि मार्क्स जो रहे हैं शुरुआत में, जब एम.एन. रॉय का विचार जो रहा है, मार्क्स के कई विचारों से तो ये शुरुआत में प्रभावित हुए हैं। लास्टली फिर मार्क्स के कुछ ऐसे विचार हैं जो जिसकी वजह से इन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा को त्याग दिया। तो एम.एन. रॉय मार्क्स के विचारों से प्रभावित होने के अगर हम लोग कारण देखें तो उसमें निम्न कारण हैं। चूँकि जो मार्क्सवाद है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, साम्राज्यवादी जो नीति है उस व्यवस्था को समाप्त करके एक शोषण रहित व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। तो पहले कारण में अगर हम लोग देखें तो जो मार्क्सवादी चिंतन है उसमें जो पूंजीवादी, साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी जो नीतियाँ रही हैं इनसे प्रभावित होते हैं। ऐसी व्यवस्था को समाप्त करके, साम्राज्यवादी व्यवस्था को समाप्त करके, वो व्यवस्था को समाप्त करके शोषण रहित या वर्ग विहीन राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। स्पेशली मार्क्स इसी विचार से उनके प्रभावित होते हैं। कहते हैं कि जो मार्क्स, चूँकि हम लोगों ने जब क्रांति की संभावनाएं फर्स्ट पार्ट में देखा था तो उसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार से पूंजीवाद की प्रभाव ने ही यहाँ की मजदूरों और कृषकों का शोषण किया है। तो वो भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने मार्क्स के विचारों में जब पूंजीवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्था का समाप्त करने की बात कही तो वो विचार से ये प्रभावित हुए। और साथ ही साथ जब वर्ग विहीन समाज में अगर हम लोग देखें तो ये शोषण रहित है किसी भी प्रकार का, मतलब मनुष्य, स्पेशली जब शोषण रहित समाज होगा तो यहाँ पर मनुष्य की स्वतंत्रता पर बल दिया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से भी वो प्रभावित होते हैं। कहते हैं कि जब शोषण मुक्त होगा व्यक्ति तो वो बंधन मुक्त होने पर मनुष्य स्वतंत्र होगा और स्वतंत्र होने पर ही उसकी सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा। सृजनात्मक स्वतंत्रता या सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा। चूँकि जो एम.एन. रॉय है वो मानववादी चिंतक है तो मानववाद का कॉन्सेप्ट है कि जो मनुष्यों को महत्वपूर्ण मानते हैं, मनुष्य को ही सभी धुरियों का केंद्र मानते हैं, विकास के लिए इम्पोर्टेंट मानते हैं। इसी वजह से वो मार्क्स के इस विचार से प्रभावित हुए। और साथ ही साथ इसके बाद अगर हम लोग देखें तो मार्क्स की बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट रहे हैं जिसकी ये आलोचना किए हुए हैं। एम.एन. रॉय मार्क्स के
आलोचना अगर हम लोग देखें, ये विचारधारा जब ये आखिरकार मार्क्सवादी चिंतन को छोड़ते क्यों हैं, तो कई रीज़न रहा है मार्क्स के विभाजन होने के परिणाम स्वरूप। क्योंकि आप हम लोग देखे थे, लास्ट वीडियो में ही देखा था कि स्टालिन जब आता है तो वो एक देश में समाजवाद की बात किया है, मतलब स्पेशली एक देश से बांधने की बात किया। तो उस विचारधारा से ये मनुष्य को बंधन मुक्त करना चाहते थे, फ्री करना चाहते थे। लेकिन जो एक देश समाजवाद की स्टालिन की नीति है, उसमें व्यक्ति की स्वयं की स्वतंत्रता का हनन हो रहा था, तो उसकी आलोचना करते हैं। और फिर जो एम.एन. रॉय हैं, वो मार्क्स के जो भौतिकवादी चिंतन है इससे तो वो प्रभावित हुए हैं, लेकिन उसमें वो जो द्वंद्वात्मकता की बात किए है उसकी आलोचना करते हैं। ये एम.एन. रॉय पूर्ण भौतिकवादी तो थे, इनके अनुसार भी इनका ये मानना है, चूंकि मार्क्स के भौतिकवाद से थोड़ा डिफरेंट है। ये कहते हैं कि जो भौतिकवाद है उसका ब्रह्मांड के विकास और प्रक्रियाओं में योगदान रहा है, उसी से ही उसका विकास हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि लेनिन का मानना है, लेनिन और एम.एन. रॉय दोनों का यह विश्वास था कि विज्ञान और दर्शन की प्रगति ने भी भौतिकवादी सिद्धांत की पुष्टि की है, जिसमें वो कई सिद्धांतों की बात करते हैं। कहते हैं कि भौतिकवाद तो ठीक है, लेकिन उसमें जो द्वंद्वात्मक वैचारिक रूप से, क्योंकि वो कहते हैं कि ये वैचारिक स्तर पर विचार चेतना की ही बात है जिसमें संघर्ष होगा, तो उसको समाप्ति का प्रयास किए। इन्होंने भौतिकवाद का समर्थन किया, लेकिन भौतिकवादी जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसकी आलोचना की। इसी के साथ जो एम.एन. रॉय हैं, इनका अगर हम लोग कॉन्सेप्ट देखें तो ये जो रूसी क्रांति रही है उसकी भी व्याख्या किए हैं। रशियन रिवॉल्यूशन, चूंकि इनकी बुक है रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति पर इनका विचार है। तो एम.एन. रॉय का मानना था, उन्होंने अपनी बुक जो लिखी रशियन रिवॉल्यूशन, उसमें एक्सप्लेन किया, एकदम विवरणात्मक वृत्तांत इसमें प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि वो जो रूसी साम्राज्यवाद था उसको राज्य पूंजीवाद, रूसी जो क्रांति थी, रूसी क्रांति की वजह से ही रूसी जो राज्य रहा, रूसी साम्यवाद को वो राज्य पूंजीवाद बताते हैं। क्रांति के परिणाम स्वरूप जो रूसी साम्राज्यवाद आया उसको वो राज्य पूंजीवाद बताते हैं। राज्य पूंजीवाद कहते हैं। इनका कहना था कि इनका यह आशा था कि जो प्रारंभिक मार्क्सवादी हैं उन्हीं के उद्देश्यों की वजह से जो रूसी क्रांति हुई है वो पूरा हुआ है। लेकिन रॉय जब अध्ययन करते हैं उसके परिणाम स्वरूप बताते हैं, रॉय का कहना है कि रूस की क्रांति जो थी वो इतिहास के किसी पहले निर्धारित नियम के अनुसार नहीं हुई है, कि पहले से ही नियम निर्धारित कर दिए हो गए हैं, वो पूर्व निर्धारित नियम के परिणाम स्वरूप नहीं हुई है, नियम के परिणाम स्वरूप नहीं हुई है, बल्कि वहाँ की जो तत्कालीन वर्तमान परिस्थितियाँ रही, आकस्मिक अचानक जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है, उन परिस्थितियों की सहायता से ही उनके सहयोग से, मतलब सहायता से उत्पन्न जो ऐतिहासिक संयोग जो रहा है उसी का परिणाम रहा है रूसी क्रांति। रॉय का मानना था कि वो कहते हैं कि मतलब स्पेशली दृष्टिकोण जो रहा कि लास्टली रूस में जो विकास हुआ वो क्रांति की वजह से हुआ। वो कहते हैं कि 1921 के बाद के रूसी राज्य की जो नीतियाँ रही हैं वो शुद्ध व्यवहारिक जो आवश्यकता रही है उससे संगठित होकर के बना है। साम्यवादी आंदोलन में रूसी राज्य के जो स्वार्थी हित थे, उन्हीं स्वार्थों की सिद्धि के लिए एक मतलब साधन बना, एक मतलब रूसी क्रांति अपने ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो एक साम्यवादी दल उसको अपना एक साधन बना लिया। और
इसी के परिणाम स्वरूप जब वो अपना हित ही साधने के लिए उसको एक साधन बना लेते हैं, तो वहाँ पर जो गैर सर्वहारा वर्ग थी उनकी उपेक्षा की गई। यानी कि जो रूसी क्रांति हुई उसके परिणाम स्वरूप जो मनुष्य की स्वतंत्रता रही है वो कहीं न कहीं विलुप्त हुई है। तो इस चीज़ की ये आलोचना करते हैं और बताते हैं कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है वहाँ पर भी लास्टली कहीं न कहीं जा कर के मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन हुआ है। इस वजह से वहीं पर ये मार्क्सवाद से धीरे धीरे विमुख होते हैं। इसके साथ ही साथ जो एमन रॉय हैं, एमन रॉय फांसीवादी जो विचारधारा रही है उसकी भी आलोचना किए हैं। फांसीवादी विचारधारा रही इसकी भी आलोचना करते हैं। चूंकि नव मानववाद का इनके ऊपर प्रभाव है तो नव मानववादी पूर्ण रूप से मानते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र हो, लेकिन फांसीवादी जो विचारधारा है ये बताती है कि इसके अंतर्गत जो मनुष्य है उसकी स्वतंत्रता की उपेक्षा की जाती है, तिरस्कार किया जाता है। इस वजह से ये फांसीवाद के भी विचारधारा का विरोधी है। इसके साथ ही साथ देखें तो वो मार्क्सवाद की जो आलोचना करते हैं वो कई स्तर पर करते हैं। वो कहते हैं, वो बताते हैं कि मानव इतिहास केवल भौतिक शक्तियों के रूप में ही स्पष्ट करता है। अगर मार्क्स की आलोचना के रूप में बोलें तो मानव का जो इतिहास की आर्थिक जो व्याख्या किए हैं, ऐतिहासिक जो व्याख्या किए हैं मार्क्स, उसकी भी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं मानव इतिहास का केवल भौतिकवादी जो व्याख्या किए हैं वो गलत है। चूंकि पूरा इतिहास जो मनुष्य का इतिहास रहा है वो केवल भौतिक शक्तियों के रूप में ही भौतिकवादी व्याख्या के रूप में स्पष्ट किया है। तो इसकी आलोचना करते हैं। फिर साथ ही साथ जो मार्क्सवाद के अंतर्गत जो चिंतन है उसको नकार दिया गया है। चूँकि जो मार्क्स के विचार को हम लोग देखते हैं तो मार्क्स विचारधारा को मिथ्या चेतना के रूप में बताता है। मार्क्सवादी चिंतन में जो विचार है, विचार तत्वों को स्वीकार नहीं किया गया है, सभी फोकस भौतिक तत्वों पर दिया गया है। तो इसकी वजह से इसकी आलोचना करते हैं कि इसमें चिंतन जो है, चिंतन को द्वितीय श्रेणी पर रखा गया है, द्वितीय श्रेणी पर रखा गया है। इस वजह से वो उनका मार्क्सवाद से अलगाव रहा, मार्क्सवाद को लास्टली जा कर के वो स्वीकार नहीं करते हैं। फिर साथ ही साथ मार्क्सवाद में अगर हम लोग देखें तो मनुष्य की जो सृजनात्मक शक्ति को द्वंद्वात्मक सिद्धांत के उसके अधीन कर दिया है। मनुष्य की सृजनात्मक शक्ति को द्वंद्वात्मकता के अधीन कर दिया है। इस वजह से वो मार्क्स के विचारों को स्वीकार नहीं करते, इसमें आलोचना किए हैं। इसके साथ ही साथ और हम लोग देखें तो मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का जो कॉन्सेप्ट है उसकी आलोचना किए हैं। ये वर्ग संघर्ष की आलोचना मतलब मार्क्स के विचारों में जो कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं कि मतलब जो ऐतिहासिक विकास रहा है, विकास क्रम रहा है, वो वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप हमेशा ही दो वर्ग रहे हैं जिसमें संघर्ष होता रहा है, उसी से विकास हुआ है। ये उसकी आलोचना करते हैं। कहते हैं कि पूर्ण रूप से हमेशा माना जा सकता है कि वर्ग संघर्ष रहा हो, लेकिन इसके साथ ही साथ वो इसमें स्वीकार करते हैं कि वर्ग संघर्ष के साथ साथ समाज में अगर देखा जाए तो प्रेम, सहयोग, सद्भाव इन सब चीज़ों
की भी मतलब ये सभी चीज़ भी पाए जाते हैं कि एक दूसरे के साथ सामाजिक जो एकता है, सामंजस्य है, प्रेम सहयोग की भावना जो है वो भी पाया जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जिनका सामाजिक विकास में इन सभी तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो कैसे ही हम स्वीकार कर सकते हैं कि केवल संघर्ष ही मनुष्य से मतलब मनुष्य के इतिहास का जो क्रम रहा है वो संघर्षात्मक ही रहा है। अगर ऐसा संघर्ष रहा होता तो वो बताते हैं कि अगर इस प्रकार का संघर्ष रहा होता तो लोग लड़ भिड़ कर ही समाप्त हो गए होते, संघर्ष समाप्त हो गया होता अगर उनमें हमेशा ऐसे ही संघर्ष विद्यमान रहता। इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो वो बताते हैं, राय कहते हैं कि द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद का सिद्धांत है वो केवल आर्थिक निर्णयवाद से प्रभावित होता है। आर्थिक नियतिवाद सामाजिक विकास के प्रत्येक पहलू की व्याख्या करने में असमर्थ हो जा रहा है। तो इसकी आलोचना के साथ ही साथ जो मार्क्स का कहना था कि मध्यम वर्ग की समाप्ति हो जाएगी, मध्यम वर्ग की समाप्ति हो जाएगी, विलोपित हो जाएगा, तो इसकी भी आलोचना की है। वो कहते हैं कि मार्क्स के अनुसार मार्क्सवादी चिंतन का मानना था कि मध्यम वर्ग का समाप्त हो जाएगा, वो नहीं देखने को मिलेगा। तो इसमें वो बताते हैं कि आज वर्तमान के समय में अगर देखा जाए तो इस दौरान मध्यम वर्ग का समापन नहीं बल्कि इसका अधिक से अधिक उद्भव हुआ है, विकास हुआ है। साथ ही साथ कि आज के समाज में, वर्तमान समाज में अगर हम लोग देखें तो जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, चाहे वो राजनेता हो, अधिकारी हो और प्रशासनिक स्तर पर जो भी अधिकारी हो या बुद्धिजीवी वर्ग हो, सैनिक हो, ये सभी लोग ये मध्यम वर्ग में ही आते हैं। सभी महत्वपूर्ण लोग आज के समय में इस मध्यम वर्ग से ही बिलोंग करते हैं, संबंधित हैं। तो इस आधार पर भी मार्क्स के विचार से इनका मतलब संघर्ष रहा है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो अपनाने का तो रीज़न रहा मार्क्स की बहुत सारे विचार में वो जो मानव मुक्ति की बात किया है, इन सभी को तो वो स्वीकार करते हैं, लेकिन लास्टली जब वो अध्ययन करते हैं उसके परिणाम स्वरूप चूँकि वो अलग हो जाते हैं। लेनिन से भी इन्हीं कई बातों पर उनका मतलब द्वंद्व था, अलग मत था। तो लास्टली इसी वजह से वो अपने जीवन का जो मार्क्सवादी चरण रहा है, दूसरा चरण रहा है, वो इन्हीं सभी रीज़न की वजह से छोड़ देते हैं और फिर वहीं पर उनका कॉन्सेप्ट आता है, एक अलग कॉन्सेप्ट जो नव मानववाद का सिद्धांत है। मार्क्स के विचार का मतलब मार्क्स का अगर योगदान देखा जाए तो महत्वपूर्ण लास्ट स्टेज जो इनका रहा है वो नव मानववादी के रूप में ही स्थापित हुआ है। तो मार्क्स के आधार पर नव मानववाद को वैज्ञानिक मानववाद, उत्कट मानववाद या उग्र मानववाद के रूप में भी जाना जाता है। वैज्ञानिक मानववाद, उत्कट मानववाद या मतलब उग्र मानववाद के रूप में ये अमूल परिवर्तनवादी मानववादी के रूप में जाने जाते हैं। मार्क्स का जो चिंतन रहा है, स्पेशली शुरुआत में ही हम लोग देखे थे कि इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा है वो अरविंद घोष, विवेकानंद, गांधी सभी का पड़ा है, मार्क्स का भी पड़ा है। लेकिन वो एक विचारधारा को पढ़ने के बाद उसकी अच्छाइयों को तो ग्रहण करते हैं, लेकिन अगर उसमें कमियां भी दिखी हैं तो उसकी भी आलोचना करते हुए उस विचारधारा को त्यागते रहे हैं। तो उनके जीवन चरण का एक जो लास्ट स्टेज आता है, थर्ड चरण, जिसमें हम देखते हैं ये नव मानववादी चिंतन के रूप में प्रभावित हुए हैं। तो इसमें देखें कि राय का जो मानना था, स्पेशली वो साम्यवादी यानी जो मार्क्सवादी विचारधारा रही है, उससे दूर जाने का अगर हम लोग मुख्य कारण देखें तो वो थी कि जब साम्यवादी दलों की स्थापना जब हो रही है तो वहाँ पर मनुष्य की जो स्वतंत्रता है उसका समापन हो रहा है। तो ये बल मुख्य रूप से देते हैं किस पर? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। जब व्यक्ति की स्वतंत्रता साम्यवादी व्यवस्था में संकट में पड़ती है तो वहीं से इनका मार्क्सवाद से अलगाव होते हुए वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते हैं, चूंकि नव मानववादी कॉन्सेप्ट देते हैं। रॉय के विचार में अगर हम लोग देखें तो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई भी वस्तु देखने को मिलती है तो वो है स्वतंत्रता। व्यक्ति की ही स्वतंत्रता को वो सर्वोपरि रखते हैं।
इनका कहना था, मतलब इनका मानना है कि जो समुदाय, राष्ट्र या समाज की स्वतंत्रता अगर देखी जाएगी, उसका मापन अगर हम लोग करें तो वो व्यक्ति की स्वतंत्रता से ही निहित हो पाती है। समुदाय, राष्ट्र और समाज की स्वतंत्रता व्यक्ति की, उसमें रहने वाले समुदाय, राष्ट्र या समाज में रहने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता से ही मापी जाती है। समाज में रहने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता से ही, व्यक्ति की स्वतंत्रता से ही मापी जाती है। चूंकि हम उस राष्ट्र को राष्ट्र या समाज तभी कहेंगे जब वहाँ के व्यक्ति जो होंगे वो स्वतंत्र होंगे, उन्हीं के अनुसार पे ये मापा जाएगा। उनका जो नव मानववाद का अगर हम लोग सार देखें तो इनका सार है कि मनुष्य ही मतलब जो नव मानववादी जो कॉन्सेप्ट है उसमें वो मनुष्य ही मानव जाति का मूल बताते हैं। इनका कॉन्सेप्ट जो है मनुष्य को ही मानव जाति का मूल बताते हैं। चूँकि जैसे कांट के विचारों में या सोफिस्टों के विचारों में हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति ही सभी वस्तुओं का मापदंड है, उसी प्रकार से ये प्रभावित होते हैं और बताते हैं कि जो मनुष्य को ही वो मानव जाति का मूल बताते हैं। मनुष्य की ही स्वतंत्रता सर्वोपरि है, सृजनात्मक स्वतंत्रता। चूँकि इनका जो नव मानववाद का कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग देखें तो मुख्य रूप से 2-3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। एक स्वतंत्रता, आध्यात्मिकता की भी बात किए हुए और व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानते हैं। तो मुख्य रूप से हमें ये तीनों चीज़ें इसमें दिखाई पड़ती हैं। रॉय जो हैं, रॉय के लिए स्वतंत्रता ही विकास का आधार है। वह जो उनका मतलब विकास की अगर कसौटी देखें तो स्वतंत्रता ही है। इनके अनुसार स्वतंत्रता किसी केवल बाह्य शारीरिक नियंत्रणों का अभाव नहीं है कि बाहर से ही व्यक्ति पे जो नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है उसको समाप्त किया जाए, बल्कि यह जो व्यक्ति है, व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व की स्वतंत्रता है। व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व की स्वतंत्रता है, व्यक्तित्व की स्वतंत्रता है। इस पर किसी भी प्रकार का बंधन वो स्वीकार नहीं करते हैं। समग्र व्यक्तित्व कहने का सेंस यहाँ पर आ जाएगा कि मतलब न केवल एक स्वतंत्रता का केवल एक पक्ष, बल्कि इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौतिक, आध्यात्मिक सभी पक्ष शामिल हैं इनके व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व की स्वतंत्रता में। एम.एन. रॉय की अगर हम लोग स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट देखें तो वो इनके एक बुक में नहीं बल्कि कई बुक्स में ये अपने नव मानववाद की जो कॉन्सेप्ट है, नव मानववाद की संकल्पना इनकी किसी एक बुक में नहीं, संकल्पना इनकी अनेक बुकों में, अनेक कृतियों में देखने को मिलता है, जिसमें से द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, साइंस एंड पॉलिटिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जो इनकी है न्यू ह्यूमनिज्म एंड रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन। न्यू ह्यूमनिज्म, नव मानववाद, और नेक्स्ट बुक है रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन। तो इनकी जो ये मुख्य रूप से ये चारों बुक्स हैं, इसमें ये कॉन्सेप्ट दिए हैं अपना कि आखिरकार नव मानववाद का विचार इनके एक ही बुक में नहीं, कई अलग अलग बुकों में अलग अलग रूप से उसको जोड़ते हुए, एक समस्याओं से जोड़ते हुए कनेक्ट करके बताए हुए हैं। ये कहते हैं कि मनुष्य की स्वतंत्रता, जो एम.एन. रॉय का मानना है कि मनुष्य की स्वतंत्रता उसके सृजनात्मक शक्तियों के प्रयोग में है। इसमें जो अगर व्यक्ति अपनी सृजनात्मक शक्तियों का प्रयोग कर पा रहा है तो वो क्या है, फ्री है, स्वतंत्र है। इसके साथ ही साथ वो बताते हैं कि अगर व्यक्ति जो है वो
जब शुरुआत में अगर हम लोग देखें तो इसमें बताते हैं कि अज्ञान की स्थिति में मनुष्य अंधविश्वासों से फंस जाता है और अलौकिक शक्तियाँ, जो अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, इन सब चीज़ों में विश्वास करने लगता है। और जब ऐसी परिस्थितियों में इन बाह्य कर्म कांडों पर जब वो विश्वास करता है तो वो अपने आप में ही कुंठित हो जाता है, अपने आप में ही एकदम विवश जैसा महसूस करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी जो मेन सृजनात्मक शक्ति है वही समाप्त हो जाती है, वही कुंठित हो जाती है। फिर यहीं पर इनकी अगर जैसे बताया ना, अलग अलग बुक्स में वो कनेक्ट किए हुए हैं, तो साइंस एंड पॉलिटिक्स, उसमें वो स्पेशली उस बात को जोड़ते हुए बताते हैं। कहते हैं कि जब ज्ञान और विज्ञान, उन्होंने कहा कि जब ज्ञान और विज्ञान का विकास हुआ, तर्क का विकास हुआ, इसकी उन्नति हुई, तो मनुष्य को अंधविश्वास और भूत प्रेत के भय, बाह्य आडंबर और कर्मकांड, इन सब से दूर होकर के इन सबको समाप्त किए। और इन सब चीज़ों से दूर होने के बाद ही, और जब विज्ञान जब इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को दूर किया, तो यहीं पर वो कहते हैं कि इस बात से सिद्ध हो जाता है, इस बात से प्रूफ हो जाता है कि सृष्टि की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, सृष्टि में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जिसे मनुष्य अपने ज्ञान और तर्क, विवेक, स्पेशली विवेक को महत्व देते हैं, वो तर्क और विवेक की वजह से अपने बस में ना कर ले। मतलब हर जगह मनुष्य अगर अपनी स्वतंत्रता, सृजनात्मक शक्ति, आध्यात्मिकता, स्पेशली वो जोड़ते हैं स्वतंत्रता को आध्यात्मिकता से भी उसमें बात करके बताते हैं। कहते हैं कि यह व्यक्ति के अर्ध चेतन मन की क्षेत्र में रही है, जो हमेशा से ही मनुष्य के जीवन के प्रारंभ से ही उसके मनुष्य के विकास में, पूरे संपूर्ण विकास में सहयोग प्रदान करती रही है, उनको प्रेरित करती रही है। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि ठीक है, जब ये सब मनुष्य का तर्क विवेक बढ़ा, उनकी विवेक की शक्ति प्रयोग किया, तो वो हर एक क्षेत्र में अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। और इसी प्रकार से वो कहते हैं कि इसी वजह से अगर देखें तो मनुष्य स्वयं अपनी नीति का नियंता बन जाता है, स्वयं अपनी नीति का नियंता बन जाता है, नीति का नियंता बन जाता है। मतलब मनुष्य, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी युग में अगर मनुष्य अपनी स्थिति को कैसे नियत करेगा, मतलब कैसे अपनी स्थिति को फिक्स करेगा, उसके लिए वो वहाँ की जो ज्ञान विज्ञान है, वहाँ का ज्ञान विज्ञान उस पर निर्भर करता है कि मनुष्य अपनी नीति को कैसे निर्भर करेगा, कितना निर्भर करेगा। ज्ञान विकास की उन्नति ही कोई सीमा नहीं की, मतलब कोई सीमा नहीं है, इसलिए मनुष्य के भविष्य की कोई निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की जा सकती। मतलब फिक्स तो है नहीं कि कितना ज्ञान का विकास हुआ, कितना विज्ञान ने प्रगति की। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि जब वो चीज़ें फिक्स नहीं है, तो इसीलिए मनुष्य का जो भविष्य है, मनुष्य के भविष्य का भी कोई हम फिक्स रूपरेखा नहीं बता सकते हैं कि मनुष्य कितना विकास कर पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मनुष्य को उनको स्वतंत्रता प्रदान की जाए, जिसमें वो अपना बेहतर प्रयोग, मतलब बेहतर विकास कर सके। अतः इसी वजह से अगर आगे हम लोग देखें तो नवमानववाद केवल स्वतंत्रता का प्रयोग करने की बात नहीं किया। नवमानववाद केवल स्वतंत्रता का प्रयोग करना नहीं बताता है, स्वतंत्रता का प्रयोग करना की अनंत संभावनाओं में ही आस्था रखते हुए उसको सीमित नहीं किया है। प्रयोग की अनंत संभावनाओं में आस्था रखते हुए, अनंत संभावनाओं में आस्था रखते हुए किसी ऐसी विचारधारा के साथ नहीं बांधना चाहता, कि आस्था रखते हुए किसी ऐसी विचारधारा के साथ नहीं बांधना चाहता है, विचारधारा के साथ नहीं बांधना चाहता जिसमें उसकी मनुष्य की
मनुष्य की जो शक्ति है, चाहे मतलब जो किसी ऐसे फिक्स विचारधारा के साथ नहीं बांधना चाहता है जो किसी पहले से निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने में ही उनका जीवन का ध्येय मानती हो। इस वजह से वो मतलब किसी एक विचार, चूंकि जब हम लोग यहीं पर मतलब वो एक विचारधारा को फिक्स नहीं मानते हैं, जबकि वहीं जब स्टालिन आता है तो एक देश में समाजवाद एक फिक्स लक्ष्य को निर्धारित कर दिया कि इसको हमें प्राप्त करना है, तो इसको वो अच्छा नहीं मानते हैं। इस वजह से वो इसे काट दिए हैं कि नव मानववाद की जो संकल्पना है उसमें ऐसे कोई बाध्यता नहीं है कि आप ऐसा विकास ही कीजिए, यहीं तक सीमित रहिए, जो फिक्स कर दिया जाए उसी को प्राप्त करने के लिए। तो ये एक तो मतलब एक बंधन मात्र हो जाएगा ना कि आपको इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसी वे में आपको कार्य करना होगा। जबकि रॉय का ये मानना नहीं, वो कहते हैं कि व्यक्ति को फ्री कर दिया जाए, वो समझ सकता है ज्ञान विकास के आधार पर, उसके अंदर विवेक है, उसका प्रयोग करते हुए वो अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। इस वजह से किसी भी व्यक्ति को किसी एक स्पेशली विचारधारा से बांधना नहीं है। फिर आगे अगर हम लोग देखें तो ये तो उनका रहा नव मानववाद का कॉन्सेप्ट कि कैसे विचारधारा से कैसे जुड़ा और स्पेशली वो ज्ञान विज्ञान को कैसे महत्वपूर्ण बताते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि वो, चूंकि मार्क्स की आलोचना तो हम लोग देख लिए कि मार्क्सवाद की आलोचना वो कैसे किए हैं, इसके साथ ही साथ जो एमिन रॉय है वो गांधी के भी विचारधारा से भी मतलब कुछ चीज़ें हैं, जैसे उनकी वन ईयर नॉन कोऑपरेशन बुक जो आई, 1 वर्ष असहयोग के, तो उसमें उन्होंने गांधी के द्वारा जो प्रयोग की गई तकनीक थी उस दौरान लोगों को एकत्रित करने की, उसका तो वो प्रशंसा किए हैं, लेकिन उनके अन्य जो कार्य रहे हैं गांधी के, उसकी वो आलोचना किए हैं। एमिन रॉय का मानना था कि जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी के व्यक्तिगत गुण जो थे वो और नेतृत्व था, जिस हिसाब से उन्होंने अपना आंदोलन चलाया और लोगों को एकत्रित किया, उसको तो अच्छा बताते हैं, उसके प्रशंसक हैं, लेकिन गांधी की जो मान्यताएं थी, उनका जो प्रयोग था वो उसको सही नहीं बताते हैं। उन्होंने कहा कि जो गांधीवादी है वो गांधी भारत में पुराने आध्यात्मिक आध्यात्मिकता से बांधते हैं। वो आध्यात्मवाद के पुनर्वास का प्रयत्न है, मतलब पुराने फिर आध्यात्मिकता की तरफ वो ले जाने का प्रयास करते हैं, जबकि वो ज्ञान विज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे गांधी जी के चरखे की जो नीति थी उसको आलोचना किए, जो देश को मतलब एक जगह बांधने की प्रक्रिया थी, मतलब अपना मतलब वैज्ञानिकता को महत्व नहीं देते वो गांधी जी, तो इसकी आलोचना वो किए हैं। चूंकि विज्ञान को महत्व दिए हैं तो ये बताते हैं कि जो गांधीवादी हैं मतलब गांधीवाद है वो पुरानी ही तकनीकों से ही देश का विकास करना चाहता है, जबकि देश उससे बहुत आगे बढ़ चुका है, अब विज्ञान तकनीकी आ गई है। तो यह ध्यान देना चाहिए कि देश को आगे बढ़ाए ज्ञान तकनीकी का प्रयोग करते हुए। यह देश को, चूंकि जो गांधी इन तकनीकों को बता रहे हैं, चरखे की नीति वगैरह बता रहे हैं, तो ये सब देश को पीछे ले जाने का प्रयास कर रही हैं। इस वजह से गांधीवाद को वो जनसाधारण के जो सांस्कृतिकता संस्कृति है, जो लोगों की पूरा जनसाधारण की जो संस्कृति है उसको पीछे ले जाने का प्रयास कर रही है। सांस्कृतिक जो पिछड़ेपन का कारण है, तो वो गांधी की ये चीज़ें, जो उनकी तकनीकें जो प्रयोग कर रहे हैं देश को, उसकी वजह से वो पीछे जा सकता है। इस वजह से उन्होंने कहा कि गांधी जी के नेतृत्व में मतलब कहीं ना कहीं जाने अनजाने में जनसाधारण की जो तर्कसम्मत क्रांति है, लोगों की जो सोच है जिससे वो अपने देश को या अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, वो इनके तरीकों से कहीं ना कहीं वो दब गई हैं, वो ठंडी हो गई हैं। जो क्रांति की जो आग रही, देश को आज़ादी करने की जो आग रही है, वो ठंडी हो गई है। तो इस आधार पर वो उसकी आलोचना करते हैं और बताते हैं कि इसी की वजह से
लोगों को गांधी की इन्हीं तरीकों की वजह से लोगों की क्रांतियां दबी और उसका ही परिणाम रहा कि भारत में जो पूंजीवाद का एकाधिकार रहा वो स्थापित हो गया। पूंजीवाद जो विकसित हो रहा है वो उसका रीज़न यही है। ठीक, फिर इसके साथ ही साथ गांधी जी मतलब एम एन रॉय का मानना था कि जो दलों पे मतलब लोकतंत्र की जो समीक्षा उसकी भी किए हैं, डेमोक्रेसी पे भी बात। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो दल विहीन लोकतंत्र का है, दल विहीन लोकतंत्र। एम एन रॉय सर्वप्रथम अगर हम लोग कॉन्सेप्ट देखें तो एम एन रॉय दल विहीन लोकतंत्र और संगठित लोकतंत्र की बात किए हैं। संगठित लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट दिए हैं। इनका मानना था, एम एन रॉय का मानना था कि जो आधुनिक लोकतंत्र है वो भी मनुष्य की स्वतंत्रता का साधन नहीं रहा है। यह व्यक्ति को जो आधुनिक समय में अगर देखा जाए, जो राष्ट्रवाद की संकल्पना है स्पेशली है, उन सभी विचारधाराओं को अगर हम लोग देखें तो ये बताते हैं कि इसकी वजह से व्यक्ति को एक राष्ट्र का उपाश्रित बना दिया जा रहा है, एक देश के, एक राष्ट्र के ही अंदर रख दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो वर्तमान लोकतंत्र है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को, जो वर्तमान लोकतंत्र है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को एक राष्ट्र राज्य या एक ही देश के क्षेत्रीय विस्तार तक सीमित कर दिया है। एक ही देश के क्षेत्रीय विस्तार तक सीमित कर दिया है। वर्तमान जो लोकतंत्र है लोगों को बांध दिया है, जिसका अस्तित्व फिर जब लोगों को एक ही देश में एक ही क्षेत्र की सीमा क्षेत्र में बांध दिया जाता है तो जिसका परिणाम यह होता है कि वो उसका जो अस्तित्व, व्यक्ति का, इस मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, उसकी जो स्वतंत्रता है वो उस देश में विलीन हो जाती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता उस देश के अंदर विलीन हो जाती है। उसमें एकदम व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं रह जाता है, उस देश में ही विलीन रह जाते। इसमें इसी वजह से उन्होंने बताया, चाहे वो किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली हो, चाहे वो एक पार्टी सिस्टम हो, वन पार्टी सिस्टम हो, चाहे बहुदलीय प्रणाली हो, मल्टी पार्टी सिस्टम हो, सभी में यही हाल रहा। और साथ ही साथ वो बताते हैं कि जो दल है, स्पेशली दल जो है वो को एक बुराई के रूप में मानते हैं। कहते हैं कि दल और उनके जो नेता हैं ये लोग जो विरोध, मतलब दल और उनके नेता बिचौलियों और दलालों की भूमिका में रहते हैं और जनता की जब उस भूमिका में रहते हैं जिससे जनता की सत्ता, मतलब बिचौलियों और दलालों के रूप में रहते हैं जिससे जनता की जो सत्ता है उससे ये लोग दूर कर देते हैं, जनता को शासन सत्ता से हटा देते हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा कि जो दल है वो एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित नहीं हो पाएगा। सच्चा लोकतंत्र केवल दल विहीन ही हो सकता है। केवल दल विहीन ही हो सकता है। दल विहीन ही हो सकता है। इस वजह से इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि जो शासन सत्ता होनी चाहिए वो दल विहीन होनी चाहिए और इसी को वो कहते हैं कि जब दल विहीन लोकतंत्र होगा तो वो संगठित होगा। संगठित लोकतंत्र बताते हैं और कहते हैं कि इसमें जन समितियाँ वगैरह होंगी। जन समितियाँ, ऐसे लोकतंत्र में जन समितियाँ होंगी और जन समितियों के ही माध्यम से ही जन कल्याण का कार्य किया जाएगा, के माध्यम से ही जनहित में कार्य कराया जाएगा, किया जाएगा। तो इस आधार पर हम लोगों ने जो एम एन रॉय हैं उनके कॉन्सेप्ट को देखें कि कैसे ये मतलब उनका जो जीवन चरण रहा है वो कैसे राष्ट्रवादी से, मार्क्सवाद से प्रभावित हुए, मार्क्सवाद की अच्छाइयों बुराइयों को अध्ययन करते हुए फिर उसके बाद वो नव मानववादी आते हैं और लास्टली वो नव मानववाद में
अपना कॉन्सेप्ट दिए कि व्यक्ति की सृजनशील सत्ता जो स्वतंत्रता है उसको महत्व दिया जाना चाहिए। फिर लोकतंत्र की अगर हम लोग बात करें तो इसमें वो दल विहीन लोकतंत्र और संगठित लोकतंत्र की बात करते हैं। कहते हैं कि जब दल मतलब स्पेशली जो दल विहीन लोकतंत्र होगा वहीं पर व्यक्ति की स्वतंत्रता बच पाएगी, उसका मतलब अपने हित में व्यक्ति अपना मनुष्य कल्याण कर पाएगा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने एम एन रॉय का अध्ययन किया। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट विचारक का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।